जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प और एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है संघवाद एंड हमारा आज का ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है एंड पार्ट 1 में हमने ये दो टॉपिक एक्सप्लेन किए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि संघवाद का मतलब क्या होता है, संघीय व एकात्मक शासन में अंतर क्या होता है और संघवाद की 7 विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा संघीय ढांचे के इन दोनों प्रकारों को भी एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी पॉलिटी की अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है। दी गई प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। एंड आज के इस पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में अब हम इस तीसरे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था किस तरह की है। ठीक है, जिसमें संघीय व्यवस्था के अलावा इन 3 सूचियों, एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों के विषय में भी बताया गया है और इन तीनों सूचियों पर बनने वाले कुछ स्पेशल तरह के प्रश्नों को भी हमने यहां पर रखा है, जिससे कि आपका रिवीजन भी साथ में होता चले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि हमारे इस चैनल पर आने वाली एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप एसएससी, यूपीएससी, शिक्षावर्ती या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करें और इसके लिए आपको एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए हैं या एनसीईआरटी का कोर्स ज्वाइन करना है या आपके एग्जाम के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज चाहिए है, तो वो सब कुछ हम हमारे दृढ़ संकल्प ऐप पर अब उपलब्ध करवा रहे हैं। नोट्स भी मिलेंगे, कोर्सेज भी मिलेंगे और आपके एग्जाम के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। लेकिन सबसे स्पेशल बात यह है कि आप हमारे ऐप पर जब नोट्स परचेस करते हैं तो उसके साथ ही साथ हर एग्जाम की, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। इन सभी के विषयों में बताने के लिए मैं आपका 1 से 2 मिनट का समय लूंगा और बता करके फिर हम हमारे आज के इस टॉपिक को अर्थात भारत में संघीय व्यवस्था को एक्सप्लेन करते हैं। हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स जो कि एक ऑल इन वन कोर्स है, ये अब और भी अधिक एडवांस हो चुका है। इस कोर्स में अब हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के साथ में साइंस और आर्ट एंड कल्चर को भी कंप्लीट कवर कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब इस कोर्स को हमने 2 फेज यानी 2 चरणों में डिवाइड कर दिया है। फेज 1 वैसा ही है जैसा पहले था, अर्थात इन सभी 6 सब्जेक्टों के एनसीईआरटी को क्लास 6 से लेकर के 12 तक हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे। यानी कि इन सभी 6 सब्जेक्टों में क्लास 6 से लेकर 12 तक जो चैप्टर्स दिए गए, हर एक चैप्टर के रिकॉर्डेड क्लासेस, स्पेशल नोट्स, टेस्ट सीरीज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर क्विज प्रोवाइड की जा रही है। और आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए डाउट ग्रुप भी दिया गया है, जिसमें आप जैसे ही डाउट डालते हो आपके डाउट्स को तुरंत क्लियर किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ हमने यहां पर आपको टेस्ट पास का सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया है। जो लोग हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स को ज्वाइन करेंगे उनको टेस्ट पास का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और इस टेस्ट पास में हर एक गवर्नमेंट एग्जाम, कोई एक दो नहीं, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। अब जो हमारा फेज 2 रहेगा, फेज 2 में हमने स्टूडेंट्स की एक मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम किया है। देखो एनसीईआरटी में क्या होता है, 6 से 12 तक कई सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। अब जो टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं उनके बारे में बेसिक जानकारियां क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाती है। क्लास 6, 7, 8 में बेसिक जानकारी दी जाती है, फिर 9, 10, 11 जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं उनके बारे में और भी अधिक गहराई से आपको बताया जाता है। ऐसे में जब स्टूडेंट उनके नोट्स बनाने के लिए बैठते हैं या फिर आप उनको रिवीजन करने के लिए बैठते हैं तो एक ही टॉपिक को आपको कई सारे चैप्टर्स में, कई सारी क्लासेस में पढ़ना होता है। हम फेज 1 में तो क्या कर रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट को क्लास 6 से लेकर 12 तक चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। अब फेज 2 में हमने क्या किया है, इन सभी 6 सब्जेक्टों के एनसीईआरटी को कंप्लीटली टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जिसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े होंगे उन सभी टॉपिक्स की आपको स्पेशल रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, स्पेशल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि आपको उनका रिवीजन आसानी से कर पाएं। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जिससे कि आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर पाओ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर क्विज प्रोवाइड की जाएगी। ये हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही मेजर प्रॉब्लम थी रिवीजन करने के लिए या उनको समझने के लिए। उस प्रॉब्लम को हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर भी आपको टेस्ट पास का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एंड यहां पर आप याद रखना कि जो लोग हमारे इस कोर्स को परचेज नहीं करेंगे उनको फेज 1 की जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर प्रोवाइड अभी भी की जा रही हैं और आगे भी मिलेंगी। अगर आपने अभी तक आई हुई क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा। अभी तक की आई हुई क्लासेस की हमने प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दी और आगे जो क्लासेस आएंगी उनको भी हम इसी तरह से प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फेज 2 का जितना भी कंटेंट रहेगा उसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा ये कोर्स परचेस करना होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये कोर्स किन किन लोगों के लिए, तो अब इस कोर्स को हमने हर
हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बना दिया है। आप चाहें यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, एमपी टेट, री डीडब्ल्यूएसबी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह बेस्ट कोर्स रहेगा। ओके, अब इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप प्ले स्टोर से हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी, अदरवाइज आप ये सर्च कर लेना, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अगर आप पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो पेड कोर्स में जाइएगा, यहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ओनली नोट्स चाहिए तो वो भी परचेस कर सकते हो। एंड इन दोनों में से कोई भी आप परचेस करो, आपको टेस्ट पास का पूरा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और टेस्ट पास में हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कूपन कोड अभिषेक सर का इस्तेमाल करने पर 15 से लेकर के 35% तक का डिस्काउंट जो भी चला है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो अभी कभी ऐप को डाउनलोड करो और जाकर के कोर्स को ज्वाइन कर लो। तो हमारा दूसरा टॉपिक है भारत में संघीय व्यवस्था। अब यहां पर आपको हमारे भारत देश की संघीय व्यवस्था को समझना है कि भारत में किस तरह की संघीय व्यवस्था है। याद रखना, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, इसलिए टॉपिक में दिए गए हर एक पॉइंट को पूरे फोकस के साथ गहराई से समझो और जो इंपॉर्टेंट जानकारी, जो फैक्चुअल जानकारियां दी गई हैं, इनको नोट जरूर कर लेना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी विविधता संभालने में मुश्किलें आती हैं। फिर भारत जैसे विशाल देश में विविधता को संभालना कितना मुश्किल होगा, जहां बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है। कहने का अर्थ यह है कि हमने पिछले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 1 में बेल्जियम और श्रीलंका, इन दोनों देशों का उदाहरण देखा था और दिए गए उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे जो छोटे देश हैं, इन छोटे देशों को भी अपने यहां की विविधता संभालने में काफी मुश्किलें आती हैं। अब ऐसे में अगर हम भारत जैसे विशाल देश की बात करें, जहां पर भारत की विशालता को आप केवल इसके क्षेत्रफल के आधार पर ही नहीं देख सकते। क्षेत्रफल के आधार पर तो भारत एक विशाल देश है ही है, इसके अलावा अन्य और भी कई सारे ऐसे सेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिनमें भारत बहुत विशाल है। जैसे कि अगर हम जनसंख्या के आधार पर देखें तो भारत में 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और ये जो 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, इनमें थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा विविधताएं पाई जाती हैं, बहुत ज्यादा विविधताएं पाई जाती हैं। अगर हम विविधताओं की बात करें, 3 यहां पर क्षेत्र दिए गए, एक भाषा, दूसरा धर्म और तीसरा क्षेत्रों के आधार पर। आइए एक एक करके इन तीनों क्षेत्रों की विविधताओं को हम थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषाओं की। देखो, आपको इतना मानना होगा कि दुनिया में शायद ही कोई और देश ऐसा हो जहां भारत जितनी विविधताएं देखने को मिले। भाषा, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक दृश्य, यहां का मौसम, भारत हर कदम पर अपना रंग बदलता है। भारत में हर क्षेत्र में सर्वाधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। आप गूगल करके देख लो, अगर विविधताओं में कोई देश नंबर 1 पर है तो वो आपका भारत देश है। भारत जितनी विविधताएं आपको अन्य किसी भी देश में देखने को नहीं मिलती हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें भाषा की, तो जब सन 2011 की जनगणना की गई थी तो केवल लोगों की संख्याओं को ही नहीं गिना गया था, इसके साथ ही साथ अन्य कई सारे क्षेत्रों में भी डेटा निकाला गया था और उन्हीं क्षेत्रों में से एक आता है भाषा। जब लोगों की गणना की गई थी तो साथ ही साथ यह भी उनसे पूछा गया था कि आपकी मातृभाषा क्या है, आप बोलते क्या हो, कौन सी भाषा का प्रयोग करते हो। और तब 2011 की जनगणना में लोगों ने टोटल 19,569 मातृभाषाएं दर्ज कराई थी। बाद में इन्हें 121 कितनी 121 121 प्रमुख भाषाओं में बांटा गया था। अब जो ये 121 प्रमुख भाषाएं हैं, मुख्य रूप से भाषाएं इतनी ही हैं, लेकिन इन 121 प्रमुख भाषाओं के 19,569 रूप आपको भारत में देखने को मिलते हैं जो भारत के लोग बोलते हैं। जैसे कि हिंदी के कई सारे रूप हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इनके कई सारे रूप आपको भारत में देखने को मिलते हैं। अब जो ये 121 प्रमुख भाषाएं हैं, इनमें से 22 भाषाओं को हमारे संविधान में भी दर्ज किया गया है। ठीक है, भाषाई आधार पर आपने विविधता को देख लिया। अब अगर हम बात करें धर्म के आधार पर, तो भैया इसको भी समझो। देखो, धर्म के आधार पर हम बात करें तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, दुनिया के लगभग सभी प्रमुख धर्मों के लोग रहते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कल्चर की, तो लद्दाख की बर्फीली वादियों में ऊनी कपड़े और तिब्बती प्रभाव है, जहां पर -40 डिग्री का टेंपरेचर देखने को मिलता है।
ठीक है, यहां पर अलग तरह का पहनावा, अलग तरह का कल्चर देखने को मिलता है। फिर आप आओ राजस्थान की तरफ, गर्म जलवायु है, 50 डिग्री तक का टेम्परेचर जाता है और यहां पर रंग बिरंगे कपड़े, अलग तरह के कपड़े और अलग तरह का भोजन भी आपको देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश साइड में आ जाओ, अनेक प्रकार के अलग अलग त्योहार मिलेंगे। बिहार चले जाओ, अलग प्रकार के त्योहार मिलेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। ठीक है, कहीं पर छठ पूजा फेमस है तो कहीं पर दुर्गा पूजा फेमस है। दक्षिण भारत में जाओगे तो खाना, परंपराएं बिल्कुल अलग आपको देखने को मिले। वहां पर दिन में शादी होती है, उत्तर भारत में रात में शादियां होती हैं। ठीक है, वहां का पहनावा अलग है, तो कल्चर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। जैसे ही भारत के एक इलाके से दूसरे इलाके में जाओगे, आपको कल्चर, खाना, पहनावा, भाषा, हर क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम भौगोलिक और जलवायु विविधताओं की बात करें, तो क्या आप जानते हो कि पूरी दुनिया का भूगोल और मौसम एक ही देश में देखा जा सकता है? पूरी दुनिया का जो भूगोल है और जो मौसम है, और वो देश है आपका भारत। भारत केवल एक देश नहीं बल्कि अपने आप में पूरा महाद्वीप है, क्योंकि भारत में आपको हर प्रकार के भौगोलिक दृश्य और जलवायु देखने को मिलती है। चलिए एक एक करके थोड़ा सा इसको डिटेल में हम आपको बताते हैं। वैसे ये हमारा आज का टॉपिक तो नहीं है, बट थोड़ा सा अगर बता देंगे तो आपके मन में थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी। अगर हम उत्तर की ओर देखें, ठीक है, तो उत्तर में रक्षक की तरह खड़े हिमालय के विशाल पर्वत, जहां का तापमान -40 डिग्री तक जाता है, और वादियां वहां पर जो हैं, ठीक है, वहां पर जो विशाल पर्वत हैं, हमेशा बर्फ की सफेद चादर से ढके रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ठंडे इलाके में जाना है, जाओ लद्दाख साइड जाओ, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर में जाओ, घूम के आओ। ठीक है, वहीं थोड़ा सा नीचे उतरोगे जब आप, ठीक है, तो दुनिया की सबसे उपजाऊ उत्तरी मैदान देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यहां पर। ठीक है, और यहां पर नदियां मिलती हैं, बहुत अच्छा मौसम है। थोड़ा पश्चिम की ओर बढ़ोगे तो थार का मरुस्थल देखने को मिलता है, जहां पर 50 डिग्री तक का टेम्परेचर जाता है, राजस्थान में। ठीक है, यहां पर तपती गर्मी और चिलचिलाती रेत देखने को मिलती है। दुबई जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर घुमाओ, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, फिर आप जब मध्य और दक्षिण की ओर बढ़ते हो, ठीक है, तो हमारा स्वागत करता है सदियों पुराना खनिजों से भरा प्रायद्वीपीय पठार, और तीनों ओर से समुद्र से घिरे, समुद्र से हरे भरे तटीय मैदान आपको मिलते हैं। एक तरफ आपको बंगाल की खाड़ी मिलती है, एक तरफ हिंद महासागर, और एक तरफ आपको अरब सागर देखने को मिलता है। यहां का मौसम हमेशा मध्यम और सुहावना रहता है, न ज्यादा गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंडा होता है। एक तरफ आपको मेघालय मिलता है, पूर्वी इलाके में, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो दूसरी तरफ काफी दूर समुद्र में बसे हमारे शांत द्वीप समूह देखने को मिलते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब जरा सोच करके देखो कि हमारे भारत में हर तरह का क्लाइमेट, हर तरह का भूदृश्य है, पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, पठार, द्वीप, इतनी विविधता आपको कहां मिलेगी? यही है हमारा अद्भुत भारत। मौसम तो और भी हैरान करने वाला है। लद्दाख में -40 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, रेगिस्तान में +50 डिग्री तक का टेम्परेचर जाता है, और भी हाई चला जाता है। अब तो ये टेम्परेचर आपको दिल्ली में देखने को मिलने लगा है। ठीक है, वहीं मेघालय के जो मासिन राम वाला इलाका है, यहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, जबकि दक्षिण भारत में साल भर मौसम लगभग एक जैसा रहता है। भाषा, धर्म, पहनावा, खान पान और मौसम, इतनी भारी विविधताओं के बावजूद हम सब एक हैं। यही हमारे भारत की असली पहचान और अनेकता में एकता की बात है। अब आज के इस टॉपिक में आपको यहां पर यही समझना है कि हमारे भारत देश में सत्ता की साझेदारी किस तरह से की गई है कि इतनी सारी विविधताओं को संभाल करके रखा गया है, क्योंकि इतनी विविधताओं को संभालना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था आपको यहां पर समझनी है। आई होप विविधताओं को आपने अच्छी तरह से समझा होगा। अब हम बात करते हैं व्यवस्था की। ठीक है, तो पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है कि एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ। कैसा? बहुत ही दुखद रहा और रक्त रंजित रहा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई। ठीक है, आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। ठीक है, अच्छा, रजवाड़ों की जो कहानी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग होने के साथ ही साथ आपको इसमें कई सारे फैक्ट भी समझने होंगे। ठीक है, क्योंकि ये कोई मामूली कहानी नहीं है। अगर हम स्वतंत्र रजवाड़ों की बात करें तो आजादी से पहले थोड़ा सा देखो। ठीक है, आजादी से पहले की अगर हम बात करें तो आपको भारत में दो तरह के इलाके देखने को मिलते थे। एक इलाका वो था जहां पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था, उसे कहते थे ब्रिटिश इंडिया। क्या? ब्रिटिश इंडिया।
जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट नियंत्रण था। यह वह हिस्सा था जिस पर ब्रिटिश काउन यानी कि अंग्रेज सीधा शासन करते थे। इसमें मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब ऐसे इलाके थे, और यह इलाका भारत का 60% था। भारत के 60% एरिया पर अंग्रेजों का डायरेक्ट नियंत्रण था। इसके बाद दूसरा इलाका आपको मिलता है वो जहां पर रियासतें थी या फिर कह सकते हो रजवाड़े थे। ठीक है, अब जो ये रियासतें थी या फिर रजवाड़े थे, ये हमारे देश में 40% एरिया में फैली हुई थी, और ये जो है तो टोटल 562 रियासतें थी। कितनी? 562 रियासतें थी। कोई छोटी कोई बड़ी ऐसी थी। ठीक है, अब जो ये रियासतें थी इनमें राजपूताना, मैसूर, हैदराबाद, कश्मीर, त्रावणकोर ये सब मिलती है। ठीक है, यहां पर भारतीय राजा, महाराजा और नवाबों का शासन चलता था, लेकिन ये पूरी तरह से आजाद नहीं थी रियासतें। याद रखना, ये जो रियासतें थी इन पे जो राजा राज करते थे, ये राज्य सीधे अंग्रेजों के अधीन नहीं थे, यानी कि डायरेक्ट अंग्रेज यहां पर रूल नहीं करते थे। ये ब्रिटिश सर्वोच्चता के तहत आते थे, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, अंग्रेजों के अंतर्गत रह करके रूल करते थे। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रह करके काम करते थे। अब जैसे हमारा भारत देश आजाद हुआ, या फिर यूं कहें कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, तो हुआ क्या कि जो इलाका अंग्रेजों के डायरेक्ट नियंत्रण में था, यानी कि जो ब्रिटिश भारत था, जो ब्रिटिश इंडिया थी, 60% एरिया था, उस पर तो हमारे देश के जो स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले नेता थे उनको डायरेक्ट कंट्रोल मिल गया, वो भारत में आ गया। लेकिन जो ये 562 रियासतें थीं, ये हमारे लिए एक मुसीबत की जड़ बन गई, और वो भी तब बनी जब अंग्रेजों ने इन राजाओं को 3 विकल्प दे दिए। कोई एक नहीं या दो ने, 3 विकल्प दे दिए। पहला विकल्प ये दिया कि अगर वो भारत के साथ शामिल होना चाहें तो भारत के साथ जुड़ जाएं, अगर वो भारत के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं, और दूसरा विकल्प उनको दिया गया कि आप पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हो तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ। और इसके बाद तीसरा विकल्प भी इनको दिया गया कि अगर आप भारत पाकिस्तान इन दोनों में से किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहते हो और आप अपना स्वतंत्र या अलग देश बनाना चाहते हो तो आप अपना स्वतंत्र देश भी बना सकते हो। अब हमारे देश के जो पहले गृह मंत्री थे, जिनका नाम आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उनके सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई कि ये रजवाड़े, ये जो रियासतें थी, अगर पाकिस्तान के साथ मिल जाती हैं तो पाकिस्तान की पावर काफी बढ़ जाएगी, और ऐसे में हमारे लिए पाकिस्तान को कंट्रोल करना या पाकिस्तान के साथ में रहना एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती। दूसरा, अगर ये अपना एक स्वतंत्र देश बना लेते तो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती, क्योंकि स्वतंत्र देश होने के बाद इनके साथ कभी भी हमारे व्यवहार सही या गलत हो सकते थे, क्योंकि एक बच्चा वो हम संभाल नहीं पा रहे हैं, जो कि हमारा भारत देश पाकिस्तान है, इसको तो आप देख रहे हो, समय समय पर कंटाप लगाने पड़ते हैं, थोड़ी सी सर्विसिंग करनी पड़ती है, तब जाकर के ये कंट्रोल हो पाता है। अगर ऐसे 562 रियासतें थी, ठीक है, 562, इनमें से 100 रियासतें भी अपना स्वतंत्र देश बना लेती तो भैया क्या स्थिति होती, जरा सोच करके देखो। तो ऐसे में हमारे देश के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे, इनको लौह पुरुष का दर्जा ऐसे ही नहीं दिया गया। इन्होंने कितने 18 महीने में इन सभी रियासतों को भारत में विलीन करने का काम किया। यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है, क्योंकि अगर आप अन्य देशों को देखोगे, और भी कई सारे देश हैं जहां पर रियासतों को विलीन किया गया, उन देशों में यह काम कोई आसान नहीं रहा, चाहे वो अमेरिका हो या इटली हो या फिर अन्य कोई देश हो। इनको बहुत टाइम लगा, अमेरिका को 13 साल लग गए थे, ठीक है, कितने 13 साल लग गए। अगर आप थोड़ा सा यहां पर डेटा चेक करोगे कि किस देश को कितने साल लगे, तो आपको बड़ा मतलब यहां पर गर्व महसूस होगा कि हमारे भारत देश ने कितने कम समय में ये सब कर देगा। चलिए मैं आपके सामने डेटा रखता हूं। अगर हम बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी ने टोटल 39 राज्यों को मिलाकर के अपना देश बनाया है, और इन 39 राज्यों को शामिल करने में टोटल 9 साल लग गए। गर्व करो, हमने 18 महीने यानी 1.5 साल में ये कर दिखाया। फिर हम बात करते हैं दूसरे देश की, वो है इटली। कौन सा? इटली। इटली ने मात्र 9 प्रांतों को अपने देश में शामिल किया, और इन 9 प्रांतों को शामिल करने में या फिर 9 राज्यों को शामिल करने में पूरे 23 साल लग गए। सोच कर देखो, गर्व करो, हमारा देश महान है। तीसरा हम बात करते हैं अमेरिका की। 13 कॉलोनियां थी, ठीक है, शुरुआत में, और इन 13 कॉलोनियों को शामिल करने में 13 साल ही लगे। सऊदी अरब को 30 साल लगे, और इन 30 सालों में बहुत सारे युद्ध हुए। चीन को 38 साल लगे। कितने? 38 साल लगे। ब्रिटेन को सदियां लग गई, ठीक है। 4 देश इसमें आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ठीक है। इन चारों देशों को एकत्रित करने में सदियां लग गई, और इसमें बहुत सारे युद्ध चले, सैन्य विजय हुए, कूटनीतियां, मतलब बहुत कुछ रहा। लेकिन हमारे देश के जो पहले गृह मंत्री रहे, क्या नाम है उनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, ठीक है। इन्होंने इस काम को मात्र 18 महीने में कर दिखाया। गर्व करो, और इन नेताओं के लिए एक बार
वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में दो बातें अच्छी सी जरूर लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते तो कहने का मतलब यह कि आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हुए। कितना समय लगा? टोटल 18 महीने का समय लगा। फिर भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये रखा गया कि भैया संघ शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा गया। फिर कहोगे कि भैया ऐसे कैसे आपने भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित कर दिया? तो भैया यहां पर ट्विस्ट ये है कि संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन भारतीय संघ का जो गठन किया गया वो संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही हुआ। यानी कि संघीय शासन व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को हमने पूरी तरह से भारत पर लागू किया, लेकिन हमने कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया। अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि संघीय व्यवस्था की सभी विशेषताएं भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती। कोई एक दो नहीं, सभी विशेषताएं भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों, जो प्रावधान तय किए गए उन प्रावधानों पर लागू होती हैं, अप्लाई की गई। जैसे कि संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया। स्टार्टिंग में केवल 2 स्तर की शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। एक थी आपकी संघ सरकार, जिसे केंद्र सरकार कहा गया, और दूसरी मिलती है राज्य सरकारें, ठीक है। राज्य सरकारें जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, और संघ सरकार जो कि हमारी केंद्र सरकार के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब केंद्र को पूरे भारत का संघ, पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था, यानी कि जो केंद्र है ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं वो अपने राज्य क्षेत्र में आने वाला जो इलाका है उसका प्रतिनिधित्व करती थी। लेकिन आगे चल करके जब देखा गया कि भारत में आबादी, भारत की जनसंख्या काफी ज्यादा है, 2 स्तर की सरकारें भारत को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही, भारत को आगे नहीं ले जा पा रही हैं, तो एक तीसरा स्तर भी यहां पर जोड़ा गया, और वो था पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर। क्या है इसमें? पंचायतें और नगर पालिकाएं आती, इनको भी कई सारे अधिकार दिए गए, ठीक है। आगे बढ़ते, जो अधिकार मतलब संघीय व्यवस्था में सभी स्तरों को दिए जाते हैं वो हमारे यहां पर राज्यों को भी दिए गए, केंद्र को भी दिए गए, और पंचायतों और नगर पालिकाओं को भी दिए गए। कैसे? समझो, किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहां भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र, तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं को अलग अलग अधिकार दिए गए। अब यहां पर आपको जो संघ सरकार यानी केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, इन दोनों के अधिकारों को हम एक एक करके बताएंगे, लेकिन जो पंचायतों और नगर पालिकाओं को अधिकार दिए गए ये आपको आगे चल करके समझने, क्योंकि इसको बाद में जोड़ा गया इसलिए इनके अधिकारों को भी बाद में दिया गया, ठीक है। तो आगे कहा जा रहा है कि संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। ये 3 सूचियां इस प्रकार है, यानी जो केंद्र और राज्य सरकारों को संविधान के द्वारा अधिकार दिए गए इनको 3 वर्गों में या 3 सूचियों में डिवाइड करके दिया गया। ये 3 सूची में पहली आती है संघ सूची, दूसरी आती है राज्य सूची, और तीसरी मिलती है आपको समवर्ती सूची। अब एक एक करके इन तीनों सूचियों को और इन तीनों सूचियों में जो बातें कहेंगे, जो अधिकार दिए गए, उनको अच्छी तरह से समझो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके सामने आती है संघ सूची। अब संघ सूची में जो विषय रखे गए हैं इन पर कानून बनाने या निर्णय लेने के का जो अधिकार दिया गया वो केंद्र सरकार को दिया गया। इसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, ऐसे विषय जिन पर पूरे राष्ट्र को ध्यान देना चाहिए, जो राष्ट्र के लिए मतलब एक है। जैसे कि मान लो हम बात करते हैं प्रतिरक्षा, सुरक्षा की बात करें, तो अगर मतलब देश को खतरा होगा तो देश में रहने वाले सभी लोगों को होगा। ऐसा नहीं कि मतलब केवल राजस्थान को ही खतरा होगा, ठीक है। जो सुरक्षा से संबंधित विषय हैं उनको राष्ट्रीय महत्व के विषय में रखा गया। जो विदेशी मामला है, अब इस पर अगर राज्य निर्णय लेगा, ठीक है, तो भाई हर राज्य अपने अपने लिए अलग अलग नियम बनाएगा। ऐसे में जो राष्ट्रीय महत्व के विषय थे, जिनसे पूरे राष्ट्र को प्रभाव पड़ता, उसको क्या है कि संघ सूची में रखा गया। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत होती है, क्योंकि अगर नीतियां बदलेंगी, किसी राज्य के लिए अलग और किसी अन्य राज्य के लिए अलग नीति, तो देश में विभाजन की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए ऐसे विषय जो राष्ट्रीय महत्व से जुड़े हुए हैं इनको संघ सूची में डाल दिया गया, क्योंकि इन पर एक तरह की नीतियों की आवश्यकता थी। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया। संघ सूची में जो विषय वर्णित किए गए इन पर कानून बनने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को ही दिया गया। अन्य जो राज्य सरकारें हैं वो संघ सूचित में वर्णित विषयों पर कानून नहीं
नहीं बना सकती। फिर आता है आपके सामने राज्य सरकारें, ठीक है। अब सॉरी, राज्य सूची, पहली होगी संघ सूची, दूसरी राज्य सूची। अब राज्य सूची में जो विषय रखे गए हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को दिया गया। इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई ऐसे विषय आते हैं जो प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं, ठीक है, जो राज्य के लिए स्पेशली प्रभावित करने वाले विषय हैं, जिनसे पूरे देश को प्रभाव नहीं पड़ता, जो राष्ट्रीय महत्व से जुड़े विषय नहीं हैं, उनको राज्य सूची में रखा गया। और राज्य सूची में जो विषय वर्णित किए गए, इन पर कानून सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही बना सकती है, ठीक है। फिर तीसरा आता है आपके सामने समवर्ती सूची। अब जो समवर्ती सूची है, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छी तरह समझो। देखो, समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषयों को रखा गया है, ठीक है, जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो समवर्ती सूची में विषयों को रखा गया है, वो ऐसे विषय हैं जो राज्य और केंद्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। इन दोनों की साझी दिलचस्पी में जो विषय आते हैं, उनको समवर्ती सूची में रखा गया है। और इन विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है, वो राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों दोनों को दिया गया है। कोई एक सरकार स्पेशली, मतलब इसमें अगर हम ये कहें कि केवल केंद्र सरकारी कानून बना सकती है, केवल राज्य सरकारी कानून बना सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। राज्य और केंद्र दोनों सरकारें इन विषयों पर कानून बना सकती है, जो विषय समवर्ती सूची में रखे। केवल इतने नहीं, और भी कई सारे विषय हैं जिन विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है, वो राज्य और केंद्र दोनों से संबंधित हैं, दोनों की साझी दिलचस्पी में आते हैं, इसलिए इन पर दोनों कानून बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव आता है, ठीक है, मान लो राज्य कुछ और चाहता है और केंद्र कुछ और चाहता है, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ जो कानून होता है वही मान्य होता है, क्योंकि हमारे देश में केंद्र को ज्यादा ताकत दी गई है राज्य की अपेक्षा। ओके, आगे बढ़ते, आगे कहा जा रहा है कि जो विषय इनमें से किसी भी सूची में नहीं आते, ऐसे भी कई सारे विषय हैं जो ना तो संघ सूची में आते हैं, ना राज्य सूची में आते हैं, और ना समवर्ती सूची में आते हैं। जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ये इनमें से किसी भी सूची में नहीं है, ठीक है। ऐसे विषयों, चूंकि हाँ, मतलब जो विषय इनमें से किसी भी सूची में नहीं आते हैं, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। क्यों? क्योंकि ऐसे विषय, क्योंकि जब संविधान बनाया गया था उस समय जो विषय नहीं थे वही विषय बचे हुए हैं, ठीक है। जितने भी विषय संविधान को जिस समय लिखा गया उस समय आते थे, सभी विषयों को शामिल किया गया। लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे जो विषय हैं, ये संविधान बनाने के बाद में आए हैं, ठीक है। तो हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे हुए जो विषय हैं, वो केंद्र सरकार के अधीन क्षेत्र में चले जाते हैं, ठीक है। यानी जिन विषयों को न संघ सूची में, न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, उन विषयों पर कानून केवल और केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है, ठीक है। क्योंकि संविधान के अनुसार बाकी बचे हुए सभी विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं, ठीक है। कई सारे विषय ऐसे भी हैं जो मतलब धीरे धीरे समय के साथ आए हैं, जैसे कि एक हम देख सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एआई वाला आज के टाइम पर आ गया, और भी कई सारे आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, थोड़ा इसी से संबंधित विशेष जानकारियां दी गई, इन पर थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साझी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही गई है, और ये आपके कंफ्यूजन को दूर करेगी। देखो, सबको साथ लेकर चलने वाली नीति रहती है किसमें? संघीय व्यवस्थाओं में, ठीक है। अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में नीति यही होती है कि हम सभी राज्यों को साथ में लेकर के चलेंगे, हम सब साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन सभी इकाइयों को बराबर के अधिकार नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह से सभी राज्य भी बराबर नहीं होते। अगर हम भारतीय संघ की बात करें, तो भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं, नहीं मिले। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया। क्यों? क्योंकि इनके पास अपनी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं। जिन राज्यों के पास में अपनी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियां मौजूद होती हैं, जिनके पास कुछ स्पेशल है, उनको कुछ स्पेशल अधिकार भी दिए गए हैं, विशेष दर्जा भी दिए गए हैं, ठीक है। तो चूंकि हमारे देश में असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन राज्यों के पास में अपनी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं, इस कारण से भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों, जैसे कि अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं राज्य, ठीक है। और इसी श्रेणी में हमारे जो क्या नाम उनका, लद्दाख में भी प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां पर बांगचुक जी, क्या नाम उनका, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, वो बैठे हुए थे धरने पर कि हमारे लद्दाख को भी इसी शेड्यूल में रखा जाए,
ठीक है, इसी अनुसूची में शामिल किया जाए। ठीक है, क्योंकि इस अनुसूची में जो भी राज्य शामिल हो जाते हैं उनको विशेष दर्जा दिया जाता है अपने यहाँ की सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों के कारण। ठीक है, अच्छा, इसका इनको लाभ क्या मिलता है ये भी एक बार समझ लो। जो राज्य विशेष दर्जा प्राप्त करते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियां कौन सी हैं? तो ये विशेष शक्तियां स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी हैं। कहने का अर्थ यह है कि भैया जो स्वदेशी लोग हैं, यानी वहां पर रहने वाले लोग हैं, उनकी संस्कृति और जो सरकारी सेवाएं हैं, ठीक है, इनमें जो रोजगार इनको मिल रहा है, इसके भूमि अधिकारों के संरक्षण, हाँ मतलब स्पेशली ये क्या है, वहां की जो क्षेत्रफल है, वहां का जो भूमि है, भूमि से संबंधित जो लोगों को अधिकार मिले होते उनके संरक्षण के संबंध में स्पष्ट रूप से उपयोगी है। ठीक है, वहां की जमीन का इनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। ठीक है, ये स्पेशली है। इसके अलावा और भी कई सारी विशेषताएं हैं, यहां पर थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिया गया, कठिन है, अगर हम थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए बस इतना समझो कि जो विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हैं उनको भूमि अधिकार संरक्षण प्राप्त होता है। इसके संबंध में कुछ विशिष्ट मतलब स्पष्ट रूप से उपयोगी रहता है। ये कुछ विशिष्ट शक्तियां इनको प्रोवाइड की जाती हैं स्वदेशी लोगों को, उनकी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा इनको अधिक विशेष दर्जा दिया जाता है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसे क्लास 11 के एनसीईआरटी में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया अनुच्छेद 71 371 को, तो वहां पर आप इसे पढ़ना। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल विशेष अधिकार ही दिया गया है। हमारे हाथ की चूंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, कोई उंगली सबसे बड़ी होती है तो कोई उंगली सबसे छोटी होती है, किसी उंगली से ज्यादा काम लिया जाता है तो किसी उंगली से कम काम लिया जाता है। ठीक इसी तरह से भारत में भी कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है तो कुछ राज्यों को बहुत ही कम अधिकार दिए गए। ठीक है, भारतीय संघ की कई सारी इकाइयां ऐसी हैं जिनको बहुत कम अधिकार दिए गए। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र नहीं बन सकते, यानी कि ये जो मतलब जिन राज्यों को या जिन इकाइयों को कम अधिकार दिए गए हैं, इसके पीछे का कारण दिया जा रहा है कि भैया ये अपने आकार के चलते स्वतंत्र नहीं बन सकते, इन्हें किसी मौजूद प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है विशेष परिस्थितियों के कारण, जैसे कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं, और इन इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान समय में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो क्या है कि हमारे राज्य में हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष दर्जा दिया गया, और कमेंट बॉक्स में यह भी बताओ कि हमारे देश में कितने राज्यों को विशेष दर्जा प्रोवाइड किया गया है। कितने राज्य हैं ऐसे हैं जिनको जो अनुच्छेद 371 का लाभ उठा रहे हैं। अब जो कश्मीर था वो अनुच्छेद 370 का लाभ उठा रहा था, जिसे अभी रद्द कर दिया गया। ठीक है, अब अनुच्छेद 371 का लाभ उठाने वाले राज्य कितने हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ, भले ही गूगल करो बट बताना जरूर। देखो, मैं इसलिए पूछता हूं क्वेश्चन क्योंकि जब आप थोड़ा सा सोचते हो, ठीक है, क्वेश्चंस का आंसर सोचते हो, कमेंट करते हो, तो आप टॉपिक पर फोकस कर पाते हो। आप केवल सुन रहे हो तो यहां पर क्या है कि आपके मन में आपको ऐसा लग रहा है, तुरंत समझ में आ रहा है, हाँ बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे सर, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसके साथ जुड़ोगे नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे, उसके साथ कनेक्ट नहीं होगे, तो आज नहीं तो कल वो चीजें भूल जाओगे। इसलिए कमेंट जरूर किया करो, टॉपिक पर क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो। ठीक है, तो भैया कुछ राज्य ऐसे जिनको विशेष दर्जा प्राप्त है और कुछ राज्य ऐसे भी जिनको कम अधिकार प्राप्त है। जिन राज्यों को कम अधिकार प्राप्त है इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है, इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार के पास में होता है। पुलिस वगैरह जो है वो केंद्र सरकार यहां पर कंट्रोल करती है। ठीक है, यहां पर मतलब इसका केंद्र सरकार जो है वो ज्यादा यहां पर थोड़ा सा कंट्रोल करती है, अपना प्रभाव ज्यादा रखती है। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, हाँ, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का जो ये बंटवारा है हमारे संविधान की बुनियादी बात है। जिस तरह से कुछ राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए, कुछ को कम दिए गए, और कुछ राज्यों को नॉर्मली रखा गया, जैसा मतलब कुछ राज्यों को स्वतंत्र राज्य यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 3 आगे। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों के बीच का जो ये संबंध है, जो सत्ता का बंटवारा किया गया है, ये हमारे संविधान की बुनियादी बात है। ऐसा नहीं कि मतलब ये नॉर्मल है, नहीं, ये बेस है, ये नींव है। ठीक है, ये एकदम जड़ है, क्योंकि सत्ता का बंटवारा ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अधिकारों के इस बंटवारे में अगर बदलाव करना चाहे कोई तो ये आसान काम नहीं है।
बदलाव आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। अगर कोई चाहे कि संसद में हम बैठ गए तो हम संसद के द्वारा इस व्यवस्था में बदलाव कर देंगे, चेंजमेंट कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होगा। अगर आपको मतलब सत्ता के बंटवारे के संबंध में कोई भी बदलाव करना है, बुनियादी बात में अगर कोई भी बदलाव करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, संसद के दोनों सदनों में सबसे पहले 2/3 बहुमत से मंजूरी पानी होगी, जो भी बदलाव करने जा रहे हैं उसमें। ठीक है। अच्छा, संसद के दोनों सदन कौन कौन से, कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूं। ठीक है, आज कमेंट बॉक्स में आपको बताना है संसद के दोनों ही, संसद के 3 अंग होते हैं, तीनों अंग कौन कौन से, कमेंट बॉक्स में बताओ, रिवीजन करते चलो। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले संसद के दोनों सदनों से आपको मंजूरी लेनी होगी। फिर कम से कम आधे राज्यों, जो राज्य हैं उनमें से आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होगा। ठीक है, तब जाकर के आप कोई भी बदलाव कर सकते हो, कोई भी बुनियादी बदलाव कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, आगे चल करके होता नहीं होता वो हम अलग देखेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है, संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2-3 बातें। सबसे पहले जो संविधान के द्वारा प्रावधान तय किए गए और जो कानून बनाए गए हैं, ये अच्छी तरह से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है, अर्थात पालन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, इसकी देखरेख करना न्यायपालिका की सबसे बड़ी भूमिका है। ठीक है, इसकी देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर कोई भी गलत चलता है तो वहां पर न्यायपालिका दखलंदाजी देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, शक्तियों के बंटवारे के संबंध में अगर कोई विवाद होने की हालत है, ठीक है, विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। अगर शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई भी विवाद होगा तो अगर उसके ऊपर कोई फैसला सुनाएगा तो केवल उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही सुना सकता, अन्य तीसरा कोई भी इस पर फैसला नहीं दे सकता अगर विवाद होता है तो। ठीक है, सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को कर वसूलने और संसाधन जमा करने का अधिकार दिया गया। देखो, राज्य जो हैं और जो केंद्र सरकार है, ठीक है, दोनों को अपने अपना कार्य करना होता है। ठीक है, दोनों को अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होता है। इसलिए हमारे संविधान के द्वारा राजस्व की वसूली करने के लिए, ठीक है, और संसाधनों को जमा करने के लिए, ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को टैक्स लगाने और वसूलने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इतना तो आप यहां पर समझ ही गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसी के संबंध में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको भी एक एक करके समझो ताकि आप इन चीजों को पूरी तरह से समझ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो प्रश्न हमने यहां पर रखे हुए हैं, ये सारे प्रश्न आपके चैप्टर में ही दिए गए थे, बुक में दिए गए थे और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए हमने यहां पर इनको रखा हुआ है। और याद रखना, हमने इन प्रश्नों का उत्तर यहां पर जरूर रखा हुआ है, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने विचारों को, अपनी थिंकिंग को कमेंट बॉक्स में जरूर देना। सभी प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से जरूर देना, क्योंकि जब आप प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करोगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली जो भी चीजें अभी हमने यहां पर आपको बताई हैं वो सारी स्क्रोल करेंगी, घूमेंगी, और इससे आपका रिवीजन होगा, चीजें आपके माइंड में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि अगर कृषि और वाणिज्य राज्य के विषय है तो केंद्र में कृषि और वाणिज्य मंत्री क्यों बनाए जाते हैं? भाई बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब आपने इसे राज्य के विषय में रख दिया है, ठीक है, राज्य सूची में रख दिया है, तो भैया आपने मंत्री क्यों बनाकर बैठे हुए हैं केंद्र में? ठीक है, इसका उत्तर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, केंद्र में कृषि और वाणिज्य मंत्री इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कृषि और वाणिज्य से जुड़े कई विषय संघ सूची में भी आते हैं। कौन कौन से विषय? जैसे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है। अब अगर आपको कृषि का अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना है तो भैया केंद्र में आपको एक मंत्री चाहिए है। ठीक है, अगर अंतरराष्ट्रीय निर्यात करना है, भारत में कोई फसल है जो नहीं हो पा रही और आपको वो चाहिए, तो भैया केंद्र ही तो करेगा, राष्ट्रीय महत्व का विषय आ गया। ठीक है, तो यहां पर भी आपको केंद्र में एक मंत्री चाहिए। कृषि के लिए कोई नीति बनानी है या राष्ट्रीय योजना बनानी है तो उसके लिए भी एक मंत्री चाहिए। इसलिए हम क्या है कि केंद्र में भी कृषि और वाणिज्य मंत्री को बिठाते हैं। इन पर नीति और समन्वय केंद्र सरकार का अधिकार है, नीति बनाना और समन्वय स्थापित करना कि सभी राज्यों में हर चीज अच्छी तरह से चलती रहे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अच्छी तरह से हो, अंतरराष्ट्रीय निर्यात अच्छी तरह से हो, कृषि नीति अच्छी तरह से बनाई जाए। इसलिए ठीक है, इसलिए राज्यों के अलावा केंद्र सरकार भी कृषि और वाणिज्य के लिए मंत्री नियुक्त करती है ताकि देश भर में एक रूपता और समन्वय बना रहे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि भैया
प्रश्न है कि पोखरण जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। ये प्लेस पड़ता है राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में आता है। मान ले कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति की विरोधी है, ठीक है। मान लो कि भाई राजस्थान में जिस भी पार्टी की सरकार है वो केंद्र सरकार की जो परमाणु परमाणु नीति है इसका विरोध करती है, तो क्या वह केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती है? प्रश्न तो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या जो राज्य सरकार, चूंकि वो राज्य में आता है पोखरण, ठीक है, अब चूंकि राज्य जो है वो पोखरण में आता है, पोखरण जो है वो राज्य में आता है, क्या ऐसे में राज्य सरकार केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती है या नहीं रोक सकती? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अब इसका उत्तर भी जान लो। तो उत्तर यह है कि राजस्थान सरकार केंद्र सरकार को पोखरण में परमाणु परीक्षण करने से नहीं रोक सकती, बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि परमाणु ऊर्जा और उसकी नीतियां संविधान की संघ सूची में आती हैं। ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं और इस पर निर्णय लेने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास में है। राज्य इसका विरोध करता रहे, राज्य से कोई फर्क नहीं, राज्य तो इसका विरोध कर ही नहीं सकता, ठीक है। आप राज्य में जो मतलब पार्टी बैठी हुई है वो विरोध कर सकती है, पर राज्य विरोधी इसका नहीं हो सकता, ठीक है। राज्य सरकार असहमति जता सकती है या औपचारिक विरोध दर्ज कर सकती है, ठीक है, कि भाई हाँ हम चाहते नहीं हैं कि भाई ऐसा हो, लेकिन अगर कर रहे हैं तो हम इनको रोक भी नहीं सकते। लेकिन कानूनी रूप से परीक्षण रोकने की शक्ति उनके पास में बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी राज्य नहीं रोक सकता। अगर कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय है तो उसे रोकने का अधिकार किसी भी राज्य के पास नहीं है, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न आता है कि भैया मान लें कि सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकें लागू करना चाहती है। कहां की? सिक्किम की सरकार जो है वो अपने स्कूल में नई किताबें, नई पाठ्य पुस्तक, नया सिलेबस लागू करना चाहती है। मान लें कि केंद्र सरकार को पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु और शैली पसंद नहीं आती है, केंद्र सरकार को मतलब समझ नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है जो वहां पर पढ़ाना चाहते, सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को अपनी पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी जरूरी है या नहीं है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अब इस सवाल का उत्तर भी समझ लो कि आखिरकार क्या होगा, क्योंकि सवाल तो महत्वपूर्ण है, जवाब भी महत्वपूर्ण होगा। कहा जा रहा है कि भैया राज्य सरकार को अपने स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको कि भैया शिक्षा जो है तो फिर समवर्ती सूची में रखा गया है। अब ऐसे में इनको क्यों नहीं आवश्यकता है? ठीक है भाई, आवश्यकता तो होनी चाहिए ना, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों का विषय आता है, ठीक है। और ऐसे में कहा गया है कि केंद्र सरकार जो है, अगर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कोई भी मतभेद होता है तो केंद्र का ही निर्णय मान्य होगा। फिर यहां पर राज्य सरकार को अनुमति क्यों नहीं लेनी होगी? प्रश्न उठता है क्योंकि जो शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय है और राज्यों को पाठ्य पुस्तक निर्धारण करने का अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। हालांकि यदि कोई राष्ट्रीय कानून या नीति लागू हो, जैसे कि राष्ट्रीय न्यूनतम मानक या शिक्षा अधिकार अधिनियम, अगर केंद्र सरकार ने कोई ऐसा कानून बना करके रखा हुआ है या कोई नीति लागू करके रखी हुई है तो राज्य को उसका पालन करना होगा। नीति का या जो कानून बना हुआ है उसका पालन करना होगा। यहां पर तानाशाह की तरह केंद्र जो है वो राज्य को नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर राज्य कोई पाठ्य पुस्तकें लागू करना चाहता है तो उसे लागू करना है, वो लागू करेगा, उसे अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो पाठ्य पुस्तक या सिलेबस लागू करना चाह रहा है वो केंद्र के द्वारा जो नीतियां बनाई गई, राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं, इन कानूनों के अंतर्गत या इन कानूनों का पालन करते हुए ही पाठ्य पुस्तक या सिलेबस लागू करना होगा। परंतु सामान्यतः पाठ्य पुस्तक चयन में राज्य जो है वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। उनको स्वतंत्रता दी जाती है कि आप पुस्तकें जो चाहें वो चयन करो। और मतलब कई सारे राज्यों में हम देखते भी हैं, जैसे कि बिहार में या उत्तर प्रदेश में राज्य सरकारें अपनी पुस्तकें चलाती हैं, यहां पर केंद्र सरकार की पुस्तकें नहीं चलती हैं। जैसे केंद्र सरकार की आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है, तो सरकारी स्कूलों में, ज्यादातर स्कूलों में अगर आप देखोगे तो हमारे यहां पर ये राज्यों की ही पुस्तकें, स्पेशल बनी हुई पुस्तकें चलती हैं, ठीक है। अब हमारे सामने अंतिम प्रश्न आता है, मान लें कि नक्सलियों से निपटने की नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग है। तीनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपनी अलग अलग राय बना करके रखी हुई है, ठीक है। अब ऐसे में राय अलग अलग है, क्या ऐसे मामले में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं और क्या ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिसे सभी मुख्यमंत्री माने? प्रश्न तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि भाई तीन राज्य हैं, एक आंध्र प्रदेश, एक उड़ीसा और तीसरा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तीनों राज्यों में नक्सलवाद फैला हुआ है, ठीक है। अब इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने अलग अलग नीतियां बनाई नक्सलवाद से निपटने के लिए। क्या ऐसे में इन राज्यों में दखल देकर के प्रधानमंत्री को एक ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिसे सभी मंत्रियों को, सभी राज्यों को मानना हो?
ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो भैया उत्तर है कि हाँ बिल्कुल प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री समन्वय और नीति निर्धारण के लिए दखल दे सकते हैं। किस लिए? समन्वय स्थापित करने और नीति निर्धारण के लिए दखलंदाजी कर सकते हैं, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है। क्या? एक तो आती है आंतरिक सुरक्षा, ठीक है, कि भैया देश के अंदर किसी भी तरह का गृह युद्ध ना छिड़े, आंतरिक सुरक्षा बनी रहे और कानून का पालन हो। ये राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी, इसलिए समन्वय स्थापित करने के लिए और नीति निर्धारण के लिए प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं। यदि राष्ट्रीय सुरक्षा या एकरूपता जरूरी है तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्र राज्य सरकार को निर्देश भी दे सकता है। क्या है? केंद्र जो है वो राज्य सरकार को आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है, एक फैसला सुना सकता है। ठीक है, लेकिन राज्यों को आदेश मानने के लिए बाध्य करने की संवैधानिक शक्ति लिमिटेड है, सीमित है। मतलब जैसा चाहे वैसा आदेश नहीं दे सकते हैं। ठीक है, राज्यों को आदेश मानने के लिए बाध्य करने की जो संवैधानिक शक्ति है वो बहुत लिमिटेड रखी गई। ठीक है, संघ सूची के विषयों और अनुच्छेद 356 जैसे मामलों को छोड़ दिया जाए तो समानता, सहमति और तालमेल पर जोर दिया जाता है। ठीक है, अब जो संघ सूची में वर्णित विषय हैं, ठीक है, ये तो आप समझ ही गए हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जो अनुच्छेद 356 है और अनुच्छेद 371, ठीक है, इन दोनों को आपको क्लास 11 के एनसीईआरटी में समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इनको समझना। ठीक है, तो यहां तक हमने प्रश्नों को देख लिया जो चैप्टर में दिए गए थे। अब आई होप आपका रिवीजन भी हो गया होगा, चीजें आपके समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, पार्ट 2 आपका यहां पर कंप्लीट होता है। अब पार्ट 3 में हम संघीय व्यवस्था कैसे चलती है इसको समझेंगे, जिसमें आपको भाषाई राज्यों के विषय में पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपको भाषा नीति के विषय में पढ़ना है। हमने 1947 का भारत का नक्शा रखा हुआ है, इसमें भी कई सारी जानकारी दी गई, वो भी समझना है। केंद्र राज्य संबंधों के विषय में आपको पढ़ना है। भारत की भाषाई जो विविधता है उसके विषय में यहाँ पर डिटेल में जानकारियां दी गई, इसको भी समझना है। ठीक है, हमने यहाँ पर पूरा चार्ट वगैरह बना करके हर चीज रखी हुई है, लिख करके रखी है। ठीक है, फिर भारत में विकेंद्रीकरण, इसे हम अगले पार्ट में अर्थात पार्ट 4 में लेकर के आएंगे। ठीक है, आई होप हमारा आज का जो ये वीडियो है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो अभी के भी देरी ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, दी गई प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तीनों की क्लासेस हमने प्रोवाइड की है, प्लेलिस्ट दी गई, आराम से आप जाकर के ज्वाइन करो। एंड हाँ, अगर आप आपने हमारे ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो दृढ़ संकल्प ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ऐप पर हम टेस्ट पास का नया फीचर लेकर के आए हैं, जिसे केवल एक बार परचेस करना होगा और आपको 1 साल तक हर एक एग्जाम की बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत कुछ मिला है। तो एक बार ऐप को डाउनलोड करो और जाकर के इस फीचर को जरूर देखो। डेमो के लिए कई सारे टेस्ट भी वहां पर दिए गए हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नई नई जानकारियां, कई सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किए जाते हैं। आप हमसे अगर प्रिपरेशन से रिलेटेड या अन्य किसी से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। बाकी नोट्स परचेस करने के लिए या कोर्स परचेस करने के लिए आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी हमें मैसेज कर सकते हो और व्हाट्सएप पर फॉलो जरूर कर लो। ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।